नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान भूगोल में अपवाह तंत्र। हम राजस्थान जियोग्राफी में अपवाह तंत्र को पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने नदियों को देख लिया था। अब हम देखना शुरू कर रहे थे झीलों के बारे में। तो हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की झीलें। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को राजस्थान की झीलों के साथ। राजस्थान का अपवाह तंत्र, राजस्थान का अपवाह तंत्र। इस अपवाह तंत्र में हम देखने वाले हैं झीलों को। तो राजस्थान की देखेंगे झीलें। झीलों का हमने सामान्य परिचय कल की क्लास में देख लिया था। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो हमारे द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाकर आप वो क्लास देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं झील के बारे में। नंबर 1 झील, जिसका नाम क्या है? सांबर झील। कौन सी झील है? सांबर झील। अब बात करते हैं सांबर झील। तो सांबर झील के बारे में कुछ फैक्ट है, उनको हम देखने वाले हैं। पहले देखते हैं ये लोकेटेड कहाँ पे, इसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो ये जयपुर शहर से 65 किलोमीटर पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर ये स्थित है। पश्चिम दिशा में क्या है? स्थित है। उसके बाद बात आती है ये है कौन कौन से राज्यों के बीच में, या कौन कौन से राज्य मार्ग के बीच में है, या कौन कौन से जिलों के बीच में है। तो 3 जिलों की सीमा में ये स्थित है। कौन कौन से जिले हैं? जिलों के नाम है जयपुर, जयपुर के बाद अजमेर और नागौर। इन तीनों की ये सीमा पर स्थित है। बात करते हैं कौन से राजमार्ग पर है, कौन से रेलवे मार्ग पर है। तो जयपुर से जोधपुर रेलवे मार्ग पर स्थित है। रेलवे मार्ग पर, जयपुर से जोधपुर रेलवे मार्ग पर ये क्या है? स्थित है। अब बात आती है कि इसके पास रेलवे स्टेशन भी तो होगा कोई ना कोई, तो है ना? कौन सा है? तो फुलेरा जंक्शन। फुलेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के नजदीक स्थित है। कौन स्थित है? तो सांबर झील स्थित है। अब बात आती है कि इसके बारे में फैक्ट क्या है। तो देखो, ये जो है राजस्थान की सबसे बड़ी, राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील। खारी न पूछे, मीठी न पूछे, सबसे बड़ी पूछे तो कौन सी हो जाएगी? सांबर झील होगी। दूसरा एक और फैक्ट, राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील कौन है? तो सांबर झील है। तो इस प्रकार से यदि देखो बात आती है कि ये बड़ी है तो कितनी की बड़ी है, हमें भी तो पता चले ना कि साइज में कितनी बड़ी है, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल भी इसका लिख लेते हैं। इसकी जो लंबाई है, लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा ज्यादा है। तो 36 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। 36 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बात आती है चौड़ाई की, तो कहीं पर 12 किलोमीटर मिलती है, तो कहीं पर कितनी मिलती है? तो 3 किलोमीटर भी मिलती है। तो इस प्रकार से लेकर के इसकी लंबाई चौड़ाई है। क्योंकि ये बिल्कुल देखो रेक्टेंगल शेप में तो है नहीं कि हम कहते हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी है 12 किलोमीटर, तो ऐसा तो है नहीं। तो कहीं तो 3 किलोमीटर मिलती है, कहीं कितनी मिलती है? 12 किलोमीटर। तो 3 से 12, क्योंकि जो इसकी कम से मिनिमम जो चौड़ाई है वो कितनी है? 3 किलोमीटर है, और अधिकतम जो चौड़ाई है वो कितनी है? 12 किलोमीटर। इसके बीच में और भी यानी कि जो चौड़ाइयाँ इसकी है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये एक झील है। झील का नाम क्या है? सांबर झील है। अब बात आती है कि ये लोकेटेड कहाँ पे है। तो थोड़ा सा इसको बना लेते हैं, उसमें हम देख लेंगे ये कहाँ कहाँ पे किस प्रकार से लोकेटेड है।
तो यदि इसकी बात करें ग्लोब में ये लोकेटेड कहाँ पे है, तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के इसकी लोकेशन स्थिति भी कहाँ, ग्लोब में। अब ग्लोब में स्थिति देखनी है तो कैसे देखेंगे, तो अक्षांश और देशांतरों से देखेंगे। तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। उसके बाद देखो 74 डिग्री से 74 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसका क्या है, विस्तार है। अब इसको देखते हैं, इसका थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं और उसमें इसकी सारी डिटेल को अपने एक साथ देखने वाले हैं, किस प्रकार से इसमें नदियां आती है, कौन कौन सी नदियां। वैसे तो मैंने इसके बारे में देख लिया था, बाकी लिखने वाले फैक्ट सारे सारे अच्छी तरह से हम लिखते हुए चलेंगे। तो डायग्राम बना लेते हैं और आप भी डायग्राम मेरे साथ साथ लिखते हुए चलना। मैं डायग्राम बनवाऊंगा, उसके साथ उसके सारे फैक्ट आपको लिखवा दूंगा। तो शुरू करते हैं सांबर झील के बारे में, आपने ये लिख लिया होगा। चलते हैं आगे, अब एक डायग्राम बनाते हैं सांबर झील का, किस प्रकार से ये लोकेटेड है, कहाँ पे है, किस प्रकार की इसकी विशेषता है, सब हम देखने वाले। तो देखो जैसे ये है हमारी सांबर झील, ये क्या है, सांबर झील है। सांबर झील हमने देखा, ये सांबर झील है जो कितने डिग्री अक्षांश से शुरू होती है, 27 डिग्री अक्षांश से, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका क्या है, तो विस्तार है। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसका क्या है, विस्तार है। अब बात आती है कि इसका निर्माण किसने किया। इसका निर्माण के बारे में बात करें तो इसका जो निर्माण है वसुदेव चौहान द्वारा करवाया गया। वासुदेव चौहान द्वारा इसका क्या किया गया, निर्माण करवाया गया। कौन कौन से जिलों के बीच में है, तो हमने देखा कौन कौन सा, जयपुर, अजमेर, जयपुर अजमेर, और कौन सा था, नागौर जिला था। नागौर जिलों के बीच में ये क्या है, लोकेटेड है। वर्तमान के जिले पूछेंगे तो कौन कौन सा आ जाएगा, नागौर से अलग हुआ जिला डीडवाना, नागौर से अलग हुआ जिला कुचामन, और जयपुर कौन सा हो जाएगा, ग्रामीण हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वर्तमान में अवस्थित है, इस प्रकार से अब लोकेटेड है। उसके बाद बात करते हैं, ये जो झील है, सांबर झील में पानी खारा होने का कारण क्या है, ये जो सांबर झील है 33 सागर का अवशेष माना जाता है, 33 सागर का अवशेष। क्या कह सकते हैं कि राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है उसका निर्माण 33 सागर से हुआ, उसका ये क्या है, प्रमाण है अभी तक कि ठीक है कि राजस्थान में क्या था, पहले कभी खारे पानी का समुद्र था जिसका पानी कैसा था, खारा था। उस खारे पानी को प्रमाणिकता प्रदान करता है कौन, सांबर झील। क्यों, जब हमने देखा कि इस प्रकार से मैदानी भाग था, क्या था, मैदानी भाग, और यहाँ पे जिस प्रकार पर्वतों का उत्थान हुआ, पर्वत का निर्माण हुआ, तो जैसे जैसे ये जगह ऊपर उठने लगी तो यहाँ के ऊपर जो जलीय भाग था, जो क्या था, पहले यहाँ पे समुद्री भाग था, पर्वत का निर्माण हुआ तो ये समुद्र पीछे हटने लगा। तो पीछे हटने लगा तो क्या हुआ, यहाँ पर कुछ क्या गड्ढे थे, यहाँ पे कुछ क्या थे, गड्ढे थे समुद्र के नीचे। उन गड्ढों में पानी भरकर भरा रह गया, उन पानी में क्या, उन गड्ढों में क्या हो गया, पानी बच गया, जो आज भी उस 33 सागर की क्या बताता है, राजस्थान में अवशेष बताता है, प्रमाण बताता है। तो उन्हीं गड्ढों में से एक गड्ढा कौन बना था, तो हमारी ये सांबर झील बच गई। अब बात आती है कि देखो ये जो भारत राजस्थान की सबसे बड़ी है, तो भारत की तीसरी बड़ी झील है, भारत की तीसरी बड़ी
खारे पानी की, खारे पानी की झील। तो सवाल पैदा होता है कि भारत की दो और झीलें कौन कौन सी है खारे पानी की, तो उनमें देखो तो एक है चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ओडिशा में है। एक और झील पुलिकट झील, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और कहाँ पे? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर झील स्थित है। अब बात आती है, ये जो दोनों ही झीलें हैं, चिल्का और पुलिकट झील, दोनों ही लेगून झीलें हैं। कैसी झीलें हैं? लेगून झील है। देखो इस प्रकार से हमारा भारत है, इस प्रकार से हमारा ये दक्षिणी भारत है, जहाँ पे इस प्रकार से ये झीलें हैं। ये हमारी चिल्का झील है। कौन सी झील? चिल्का झील। और ये हमारी पुलिकट झील। तो किस प्रकार से है? लेगून झीलें हैं दोनों। कैसी झीलें हैं? लेगून झीलें। लेगून का मतलब होता है ऐसी झीलें जो तीन तरफ से तो क्या हो, स्थल से अवरुद्ध हो, और एक तरफ किससे अवरुद्ध हो? तो समुद्री स्थल। एक तरफ क्या हो? समुद्र से घिरी हो। तो इस प्रकार से ये दोनों ही झीलें एक एक तरफ से किस से घिरी हुई है? तो समुद्र से घिरी है। इसी समुद्र से घिरी होने के कारण ऐसा लगता है जैसे ये समुद्र में लटकी हुई झीलें कहते हैं इन्हें। तो इसी कारण इसके अंदर जो जल है वो कैसा होता है? खारा होता है। इन झीलों में जल खारा होने का कारण क्या है? समुद्रों की स्थिति, समुद्र का पानी डायरेक्ट इसके अंदर आता है, तो ये इसका जल कैसा होता है? खारा होता है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे तो कौन है? चिल्का झील, दूसरी पुलिकट, और तीसरी कौन है? तो हमारी ये सांबर झील है। यदि पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी स्थल रुद्ध खारे पानी की झील जो कैसी हो? चारों तरफ से स्थल से घिरी हो, सबसे बड़ी झील खारे पानी की कौन सी होगी? सांबर होगी। भारत की सबसे बड़ी स्थल रुद्ध खारे पानी की झील कौन हो जाएगी? तो सांबर झील हो जाएगी। ये भी याद रख लेना। आपको क्वेश्चन पढ़ करके उसके जवाब देने हैं। अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ना है, लैंग्वेज को समझना है, फिर आपको जवाब देना है कि ठीक है हमारा जवाब यही बनेगा। अब बात आती है कि इससे यदि खारा पानी है, तो खारा पानी है मतलब इसके अंदर नमक की उपस्थिति है। नमक की उपस्थिति क्या है? यहाँ से नमक का उत्पादन किया जाता है या नहीं किया जाता? तो पूछा जाए तो यहाँ से नमक का उत्पादन होता है। नमक का उत्पादन यहाँ से किया जाता है। अब बात आए तो कितना किया जाता है? तो राजस्थान का 80%। राजस्थान के कुल नमक उत्पादन का कितना? 80 से 90% यहाँ पे नमक का उत्पादन किया जाता है। और यदि भारत का पूछा जाए कि भारत में जितना नमक उत्पादित होता है, तो भारत का 8% यहाँ पे नमक उत्पादन किया जाता है। भारत का कितने प्रतिशत? 8%। भारत के कुल नमक उत्पादन का 8% नमक कहाँ से बनता है? तो सांबर झील से बनता है। और राजस्थान का कितना प्रतिशत? 80 से 90%। 80 से 90% जो नमक कहाँ से निकल के आता है? सांबर झील से निकल के आता है। अब बात करें कि नमक निकलता है, तो नमक के उत्पादन की विधि तो होगी ना कोई? अरे है ना, है क्यों नहीं? उत्पादन विधि देखो साथ साथ में लिखते हुए चलो इनको सभी को। नोट्स के हिसाब से लिख लो, चाहे डायग्राम बना के लिखो, साथ साथ लिखते हुए चलो इन सभी फैक्ट को। तो ये जो है क्या है? एक तो आता है जो नदी के द्वारा बहाकर, इसमें जो नमक के उत्पादन की, नमक यानी बनने की जो है, इसमें नमक की जो उपस्थिति है वो किसके द्वारा है? ठीक है, इसके अंदर नमक कहाँ से आता है? तो पहला तो आता है नदी द्वारा बहकर। नदी द्वारा बहकर आता है नमक। कैसे आता है? नदी द्वारा बहकर इसके अंदर आ जाता है नमक। तो देखो एक तो बहाव से इसमें यहाँ से नमक का उत्पादन के लिए जैसे क्या होता है, ये जो मैदानी भाग, और ये हमारी क्या है? सांबर झील है, सांबर झील। अब इसके अंदर नदियां आएंगी, हमने देखा था रूपनगढ़, मेंढा, खारी खंडेला के बारे में, तुरतवती नदी के बारे में भी देखा। तो ये नदियां इसके अंदर आके गिरती है। ये नदियां क्या है? इस सांबर झील के अंदर नमक को लेके आती है। तो जैसे ये आती है इसके अंदर मिलती है, तो यहाँ पे आसपास इसमें नमक जमा हो जाता है। नमक जमा होता है, उसको अलग कर लिया जाता है, वो क्या कहलाती है? तो ये नदी द्वारा बहकर इसमें नमक का उत्पादन किया जाता है।
नदी द्वारा बहाकर। दूसरा लाए, दूसरा यहाँ पे नमक नदी का उत्पादन होता है केशाकर्षण विधि से। केशाकर्षण विधि से भी यहाँ से क्या होता है, नमक का उत्पादन होता है। जैसे हम करते हैं ना, बाल सिर से हम जब बाल बाल काटते हैं, हमारे जो बाल है वो इस प्रकार से उगते हैं, इस प्रकार बाल ऊपर उगे और हमने क्या कर दिया, ऊपर ऊपर से इनको काट दिया, फिर वापस ये ऊपर बढ़ेंगे और फिर हम ऊपर से इनको क्या करेंगे, काट देंगे। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, बाल बढ़ते बढ़ते रहते हैं, हम उनको काटते रहते हैं। इसी प्रकार की विधि को कहते हैं केशाकर्षण। तो हम देखते हैं ये किस प्रकार से। अब हुआ क्या, ये जो हमारी क्या है, धरातल है, ये तल है किसका, सांबर झील का। अब इसके अंदर क्या है, तो जल भरा हुआ है। क्या होगा कि जब इसके अंदर इसके आसपास का ये जो क्षेत्र है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है, उसमें क्या होता है कि देखो, जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, सूर्य की किरणें जब यहाँ पे सीधी आएंगी, हमने देखा था कि जब चूरू तक क्या होती है, सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है। तो जिस प्रकार सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी, तो ये क्या करेगी, जब सूर्य की किरणें इसके अंदर सीधी पड़ रही होगी, तो जो जल है वो क्या करेगा, वाष्पीकरण करेगा। वाष्पीकरण करेगा तो वो अपने साथ में किसको लेके आएगा, साथ में, तो इस नमक की मात्रा को भी साथ में ऊपर लेके आएगा, ऊपर लेकर के आएगा। अब क्या होगा, जब ये जल का यहाँ से वाष्पीकरण हो जाएगा, जल का वाष्पीकरण हो जाएगा, अंत में बचेगा कौन, भूमि पर, तो नमक बचेगा। भूमि पर कौन बच जाएगा, नमक बच जाएगा। और हम उस नमक को क्या कर लेते हैं, वहां से हटा लेते हैं, अलग कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। उसी को कहते हैं केशाकर्षण विधि। आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी केशाकर्षण विधि क्या होती है। तो इसके बारे में आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक बार समझ में आना चाहिए क्या होती है केशाकर्षण विधि। इसके बारे में इतना नॉलेज बहुत है। अब बात आती है आगे, इसमें और कौन कौन से सांबर झील पे फैक्ट बनते हैं। ये जो सांबर झील है, इसके किनारे शाकंभरी माता का मंदिर है। शाकंभरी माता मंदिर यहाँ पे स्थित है। शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है। शाकंभरी माता का मंदिर है। जो शाकंभरी क्यों कहते हैं, देखो इनका नाम था देवयानी। क्या था इनका, देवयानी था। इनको शाकंभरी माता क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये शाक सब्जी खाया करती थी, शाक सब्जी शाक भाजी ये खाया करती थी, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, तो शाकंभरी माता कहते हैं। ये जो देवयानी है, यहाँ पे क्या है, तीर्थ स्थल है, जिसे कहते हैं तीर्थों की नानी। तीर्थों की नानी भी इसे कहते हैं। तीर्थों की क्या कहते हैं, इसे नानी कहते हैं। अब बात आती है कि इस झील के किनारे, इस झील के किनारे अकबर और हरका बाई का क्या हुआ था, विवाह हुआ था। इस झील के किनारे यदि विवाह की बात करें तो किस किस का हुआ था, मुगल सम्राट अकबर व हरका बाई का, हरका बाई का यहाँ पे क्या हुआ था, विवाह हुआ था। हरका बाई का भी यहाँ पे क्या हुआ था, विवाह। किसके साथ, अकबर के साथ यहाँ पे हरका बाई का विवाह हुआ था। और इसके बाद ये जो झील है, इसके किनारे ही अकबर किससे मिलते हैं, तो दादू दयाल से मिलते हैं। इसके किनारे जो अकबर है, अकबर दादू दयाल से मिलते हैं। अकबर है जो दादू दयाल से एक बार मिले थे, कब मिले थे, तो इसी सांबर झील के किनारे मिले थे। देखो सांबर झील बहुत ही अच्छी झील है, कभी जाओ घूमने जाओ, देख के आया करो। इस ये जो मंदिर है,
सांबर झील के किनारे ही दादू दयाल जी ने अपने प्रथम उपदेश दिए थे, अपने प्रथम उपदेश दिए। उसके बाद बात करें कि ये जो सांबर झील है इसको 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया। 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया। देखो ये रामसर जगह कहाँ पे है, तो रामसर जगह ईरान में है। रामसर जगह कहाँ पे है, ईरान में है। यहाँ पे क्या हुआ था, एक बार नम या आर्द्र भूमियों को के संरक्षण को लेकर के यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था। उसमें ये निर्णय लिया गया कि जो विश्व की अलग अलग जगहों पर जो नम भूमि स्थित है, नम भूमि का मतलब दलदली भूमियां स्थित है, और दलदली भूमियों के में जो जीव पाए जाते हैं, उन जीवों के संरक्षण के लिए, उस भूमि के संरक्षण के लिए, वहां की जैव विविधता को बनाए रखने के लिए, वहां की बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए इन्होंने क्या किया, उनका संरक्षण करना है, और संरक्षण करने के लिए उनको क्या कर देते हैं, नम भूमि घोषित कर देते हैं। नम भूमि या वेटलैंड घोषित किया जाएगा, और बाद में उनका संरक्षण किया जाएगा। इसीलिए इनको ये सम्मेलन हुआ कहाँ पे था, तो रामसर में हुआ था। इसीलिए इन जगहों को कहा जाता है रामसर साइट कहा जाता है। राजस्थान में 4-5 जगह रामसर साइट घोषित की गई है। सांबर झील में, केवला देवी वन अभ्यारण्य में। तो इस प्रकार से यहाँ पे तो नम भूमियां घोषित की गई है, उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो एक बार हम देखते हैं ये जो सांबर झील है इसको नम भूमि कब घोषित किया गया, तो इसको घोषित किया गया था 1990 में। आपको एक बार की बात याद होगी 2019 क्या हुआ था। 2019 को जाना जाता है पक्षी त्रासदी के रूप में, पक्षी त्रासदी वर्ष के रूप में। उस वक्त क्या हुआ था, बहुत सारे पक्षी है जो सांबर झील के आसपास क्या हुए थे, बहुत सारे पक्षी मर गए थे। बहुत सारे पक्षी एक बीमारी के कारण मर गए थे। उस बीमारी का नाम था एवियन बोटुलिज्म। बीमारी के कारण क्या हुए थे, यहाँ के जो पक्षी थे वो मर गए थे, पक्षी त्रासदी हुई थी। क्या हुआ था, रोग हुआ था, एवियम बोटुलिज्म नामक रोग से बहुत सारे पक्षी मारे गए, जिसे क्या कहते हैं, पक्षी त्रासदी कहते हैं। हुआ कब था, तो कोविड से 1 साल पहले 2019 में ये घटना यहाँ पे देखी गई थी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तो पक्षी त्रासदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पक्षी त्रासदी कहते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे क्या हुए थे, पक्षी मारे गए थे। उसके बाद देखो यहाँ का जो नमक खारा है, इस खारे नमक को खाने योग्य बनाने के लिए क्या किया जाता है, एक शैवाल है स्वाइवुलिका नाम से, नमक को साफ करने हेतु स्वाइवुलिका नामक शैवाल एलगी है, उसका प्रयोग किया जाता है, शैवाल का प्रयोग किया जाता है। सांबर झील के अंदर जो नमक है, उस नमक को निकालने के बाद जब उसकी सफाई की जाती है, तो किससे की जाती है, एक स्वाइवुलिका नामक क्या है, शैवाल है। उस शैवाल से इसकी क्या की जाती है, तो उससे इसकी सफाई की जाती है। किसकी, नमक की सफाई की जाती है, नमक को साफ किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने किस झील के बारे में देखा, तो सांबर झील। अब देखो सांबर झील के किनारे एक मस्जिद भी स्थित है, नालीसर मस्जिद भी यहाँ पे क्या है
स्थित है? नालीसर मस्जिद भी इसके किनारे ही स्थित है। कौन सी मस्जिद है? तो नालीसर मस्जिद है। इस प्रकार से हमने देखा इस सांबर झील के बारे में। सांबर झील कहाँ पर स्थित है? तो हमने देखा जयपुर जिले से, जयपुर शहर से कितने किलोमीटर दूर है? तो 65 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसकी जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है? तो हमने कितनी देखी थी? 36 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई। चौड़ाई में हमने देखा कई फैक्ट देखे, एक तरफ तो कितने किलोमीटर? 3 तरफ मिलती है, और कहीं कितनी मिलती है? तो 12 किलोमीटर। कहीं कितनी मिलती है? तो 12 किलोमीटर इसकी लंबाई मिलती है। इस प्रकार से हमने देखा इस सांबर झील के बारे में। जिलों के बारे में हमने बातें की थी। कौन कौन से जिले थे सारा देख लेते हैं। ये जो सांबर झील है कहाँ पे स्थित है? जयपुर शहर में, जयपुर में स्थित है। और जयपुर कौन सा? वर्तमान में देखेंगे तो जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। जयपुर जिला मुख्यालय से कितने किलोमीटर दूर है? तो 65 किलोमीटर दूर है। इसका जो निर्माण था करवाया किसने था? वासुदेव चौहान, जो क्या कहलाते हैं? चौहानों के आदि पुरुष। चौहानों के आदि पुरुष कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? तो वासुदेव जी। वासुदेव निर्माता कौन थे इनके? वासुदेव चौहान थे। चौहानों के आदि पुरुष है, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। जयपुर, अजमेर, नागौर, डिडवाना और कुचामन जिलों के बीच में स्थित है। पुराने जिले तो 3 हैं, जयपुर, अजमेर और नागौर। वर्तमान में जो जिलों के पुनर्गठन के बाद 2 नए जिले बने, कौन कौन से बने थे? डीडवाना और कुचामन जिला नागौर से अलग होकर के बना। उन दोनों जिलों के बीच में भी इस झील का क्या है? विस्तार है। फिर हम देखते हैं कि ये जो झील है इसका जो प्रमाण क्या है? ये जो झील है किसका हिस्सा है? तो तैतीस सागर का हिस्सा है। किसका भाग है? तैतीस सागर का भाग है। तैतीस सागर का अवशेष है। भारत की तीसरी बड़ी खारे पानी की झील है कौन? सांबर। सांबर झील भारत की तीसरी बड़ी खारे पानी की झील है। तो तीसरी झील है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? चिल्का झील। कहाँ पे है? ओडिशा में है। दूसरी कौन? पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में स्थित है। इनकी सीमा पर स्थित है। कौन सी झील है? तो पुलिकट झील। चिल्का और पुलिकट दोनों ही लेगून झीलें हैं। लेगून झील वो होती है जिनके तीन तरफ से स्थल से रुद्ध हो और एक तरफ किससे यानी समुद्री भाग से मिलती हो, वो झीलें क्या कहलाती है? लेगून झीलें कहलाती हैं। इस प्रकार से यदि हम देखें कि भारत की सबसे बड़ी स्थल रुद्ध खारे पानी की झील कौन बनती है? तो हमारी सांबर झील बनती है। विश्व की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण झील है, क्योंकि भारत के कुल नमक उत्पादन का कितना नमक यहाँ से उत्पादित किया जाता है? 8%। और राजस्थान में जो कुल जितना नमक उत्पादित होता है उसका कितना प्रतिशत है? 80 से 90% नमक कहाँ से निकलता है? सांबर झील से निकलता है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण झील हो जाती है। इस झील का जो यहाँ से जो नमक का उत्पादन किया जाता है वो कैसे किया जाता है? एक तो नदी द्वारा बहाकर, दूसरा केशाकर्षण विधि के द्वारा। केशाकर्षण विधि के द्वारा भी यहाँ से क्या किया जाता है? तो नमक का उत्पादन किया जाता है। नदियों द्वारा कैसे? क्योंकि ये जो झील है इसमें बहुत सारी नदियों से क्या होता है? जल आता है। हमने कई नदियों के बारे में देखा। अब देखते हैं इसके अंदर जैसे नदियां। तो नदियां हमने देखी थी, कौन कौन सी देखी थी? तो हमने देखी थी रूपनगढ़, रूपनगढ़ नदी, मेंथा नदी, मेंथा या मेंढा नदी। हमने देखा था खारी या खंडेला नदी, खारी नदी, खंडेला नदी। हमने देखा था तुरतवती नदी के बारे में, तुरतवती, ना फूलवती ना भानमती। कैसी मती हो जाएगी? तुरतवती। तो तुरतवती, खंडेला, खारी, मेंथा, मेंढा, रूपनगढ़ ये नदियां हैं। इन नदियों से इस झील में क्या आता है? जलापूर्ति होती है। इन नदियों से इस झील में क्या होती है? जलापूर्ति होती है। तो नदियों से जब जल आता है तो क्या होता है? जो जल उसके साथ जो नमक की मात्रा जो बहा कर लेके आई जाती है वो उसके ऊपर जमा हो जाती है, और उस झील को, उस नमक को यहाँ से अलग कर लिया जाता है। केशाकर्षण विधि के बारे में बताया। जब सूर्य की किरणें जमीन में भूगर्भ में सीधी जाती है तो जल वाष्प के साथ साथ ही नदी के नमक की मात्रा भी, सोडियम क्लोराइड भी क्या हो जाते हैं? ऊपर आने लगते हैं और जमीन पर आकर के ये जमा हो जाते हैं। जल ऊपर वाष्पीकृत हो जाता है और बच कौन जाता है? नमक बच जाता है। वहां से इस नमक को हटा लिया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? केशाकर्षण विधि कहते हैं।
ये जो झील है सांबर झील, इसके किनारे शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है। शाकंभरी माता का नाम क्या नाम था? देवयानी। इन देवयानी का जो विवाह था वो भी इसी झील के किनारे हुआ था। इसी झील के किनारे देवयानी जी का विवाह हुआ था। किसके साथ हुआ था? तो ययाति के साथ। शुक्राचार्य की पुत्री, शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह ययाति के साथ, ययाति के साथ संपन्न हुआ। ययाति के साथ क्या हुआ? संपन्न हुआ। तो शुक्राचार्य के बारे में आप जानते होंगे। तो देखो ये सारी जो है घटनाएं ये ग्रंथों में लिखी गई है, हमारे पुराणों में लिखी हुई घटना है। तो इसके बारे में ये किंवदंतियां हैं जो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है कि इसके किनारे और किनका विवाह हुआ था? तो अकबर और हरखाबाई का भी विवाह हुआ था। भारत के बादशाह रहे हैं मुगल बादशाह अकबर, और जयपुर की पुत्री, जयपुर की थी कौन? हरखाबाई। राजपूताना थी, राजपूत स्त्री थी कौन? हरखाबाई। इनका विवाह किसके साथ हुआ था? तो अकबर के साथ हुआ था। ये भी कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो इसी सांबर झील के किनारे संपन्न हुआ था। सांबर झील के किनारे ही अकबर से दादू दयाल जी मिलते हैं। सांबर झील के किनारे दादू दयाल जी ने अपने प्रथम उपदेश दिए थे। इसी सांबर झील के किनारे नालीसर मस्जिद स्थित है। ये जो सांबर झील है इसे 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया। ये जो सांबर झील है इसको 2019 में क्या हुई थी? पक्षी त्रासदी हुई थी। एक बहुत बड़ी घटना हुई थी पक्षियों को लेकर के। पक्षियों में एक बीमारी फैल गई थी जिसका नाम क्या था? एवियन बोटुलिज्म। एवियन बोटुलिज्म रोग के कारण यहाँ पर बहुत सारे पक्षी मर गए थे, जिसके कारण ये क्या रही थी? चर्चा में रही थी। उसके बाद ये जो नमक है यहाँ का, इसके अंदर जो सफाई का कार्य है वो सफाई करने के लिए क्या किया जाता है? सफाई बुलिका नामक शैवाल का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है यहाँ के नमक को साफ करने के लिए। तो इतनी सारी डिटेल हमने बात कर ली सांबर झील के बारे में। तो आशा करता हूँ आपने साथ साथ इन नोट्स को लिखा होगा। नहीं लिखा तो दोबारा वीडियो को देख करके आप नोट्स लिख लीजिएगा और इस डायग्राम बना लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो ताकि आपको इसके बारे में जो सारी डिटेल पता चल जाए। तो आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो थम्स अप कीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। हम आगे देखेंगे और खारे पानी की झीलों के बारे में, तो वो हम देखने वाले अगले सेशन में। आज के सेशन में इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने साथियों तक ये कंटेंट शेयर कर देना। यदि आपने हमारे द्रोणा पीसीएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।